दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक मर्डर ऐसा भी हुआ था कि लाश बेड के अंदर थी, उसी घर में थी और घर वाले ढूंढ पूरे शहर में रहे थे और लाश नहीं मिल रही थी। लेकिन जब लाश मिली तो कैसे मिली और क्या हुआ, इस वारदात के बारे में जानते हैं विस्तार से। तो नमस्कार दोस्तों, मैं क्राइम चैनल में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, वारदात शुरू करूं उससे पहले यही कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। और इसके अलावा वारदात के बारे में आपकी क्या राय है ये मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, वारदात शुरू करते हैं। वारदात है 2007 की। 2007 को मुंबई का एक इलाका है, डोंगीवली इलाका। और डोंगीवली इलाके में एक कॉलोनी है, मीनास कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। यहाँ पर स्नेहल गवारे रहा करती थी अपने परिवार के साथ। और उसके परिवार में कुल 4 सदस्य थे। पिता हिंदूराव गवारे, जो कोऑपरेटिव बैंक में जॉब करते थे। माँ कल्पना गवारे, जो एक स्कूल में स्कूल टीचर थी। बड़ी बहन शीतल, जो लंदन में स्टडी कर रही थी। और खुद स्नेहल गवारे। स्नेहल जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेज की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। और अंधेरी में जो कॉलेज है, वल्लभ भाई पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ की स्टूडेंट थी। बात आती है 19 जुलाई 2007। 19 जुलाई 2007 को रोज की तरह सब अपने अपने काम पर जाते हैं। 8:30 बजे पिता निकल जाते हैं बैंक के लिए। और उससे पहले 7:30 बजे उनकी माँ चली जाती है, क्योंकि उनका स्कूल होता है। और इसके बाद सबसे बाद में 9 बजे स्नेहल निकलती है अपने कॉलेज के लिए। और उसके बाद वापस आने का जो रूटीन होता है कि 4 बजे स्नेहल कॉलेज से वापस आ जाती है, 4:30 बजे कल्पना जी स्कूल से घर आ जाती हैं और 7 बजे स्नेहल के पिता बैंक से वापस आते हैं। जब 4:30 बजे कल्पना घर आती हैं तो वो देखती हैं कि दरवाजे पर स्नेहल की चप्पल उतरी हुई है और साथ ही जो घर का दरवाजा है उसकी कुंडी बाहर से बंद है। वो थोड़ा सा चौंकती हैं कि जब स्नेहल की चप्पल बाहर उतरी हुई है, इसका मतलब कि स्नेहल घर पर है। लेकिन जब अगर स्नेहल घर पर है तो फिर घर की कुंडी क्यों लगी हुई है। वो कुंडी खोलकर घर के अंदर जाती हैं। घर के अंदर जैसे ही वो प्रवेश करती हैं तो जो घर का हॉल होता है, हॉल में टेबल पर एक पानी का गिलास रखा हुआ था। उसके बाद वो स्नेहल को आवाज़ लगाती हैं। वो स्नेहल के फ़ोन पर फ़ोन करने की कोशिश करती हैं, लेकिन फ़ोन स्विच्ड ऑफ होता है। इसके बाद उनकी नज़र जाती है कि स्नेहल का दोपहर में मैसेज आया हुआ होता है उनके फ़ोन पर, लेकिन वो मैसेज ब्लैंक होता है। अब उनको समझ नहीं आता कि आखिर स्नेहल ने ब्लैंक मैसेज क्यों भेजा। अपनी तरफ से वो ढूंढने की कोशिश करती हैं, लेकिन स्नेहल का कुछ भी पता नहीं चलता। 7 बजे जब हिंदूराव गवारे घर पर आते हैं तो कल्पना बताती हैं कि उनकी बेटी मिल नहीं रही है। इस पर पिता और माँ दोनों उसकी ढूंढना शुरू करते हैं। पिता उनके दोस्तों से, जो स्नेहल के दोस्त होते हैं, उनसे पूछना शुरू करते हैं, लेकिन स्नेहल का कहीं कुछ पता नहीं चलता। फिर थक कर 10:30 बजे डोंगीवाला पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर वो जाके कंप्लेन लिख देते हैं। और कंप्लेन लिखवाने के बाद पुलिस वाले भी ढूंढते हैं और सबसे पहले पुलिस वाले घर पर आते हैं, घर पर मुआवजा करते हैं और उसके बाद फिर घर वालों से पूछते हैं, लेकिन कहीं कुछ भी सुराग नहीं मिलता। और इसके बाद रात को जो कलीग होते हैं हिंदूराव गवारे की और कल्पना के, दोनों घर पर ही मौजूद होते हैं, जो खास खास लोग होते हैं। और इसके अलावा हिंदूराव गवारे और कल्पना दोनों वहाँ पर मौजूद होते हैं। जो कल्पना गवारे हैं वो बेडरूम में होती हैं और जो हिंदूराव गवारे हैं वो बाहर लोगों के साथ बैठे हुए होते हैं। 5:30 बजे का टाइम होता है। चूंकि दोनों पूरी रात नहीं सोए, 5:30 बजे वो बेडरूम से हिंदूराव गवारे को एक चीख सुनाई देती है। और ये चीख किसी और की नहीं, उनकी ही बीवी की थी। जब वो भागकर अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी बीवी कमरे की एक साइड खड़ी हुई है और इशारा कर रही है बेड की तरफ।
जब वो बेड को गौर से देखते हैं तो देखते हैं कि बेड के अंदर से पैरों की उंगलियां दिखाई दे रही हैं थोड़ी सी। तो जब वो बेड को खोलकर देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बेड के अंदर स्नेहल थी, और स्नेहल की जो कंडीशन थी उससे देख के ही पता लग रहा था कि उसको किसी ने ज़बरदस्ती यहाँ पर रखा है, क्योंकि उसके मुंह में एक सफ़ेद कपड़ा ठूसा गया था और इसके अलावा उसके हाथ जो हैं वो पीछे से बांधे हुए थे और साथ ही उसके पैर भी बांधे गए थे। सब लोग स्नेहल को बाहर निकालते हैं, क्योंकि सामने पता लग रहा था कि स्नेहल जिंदा नहीं है, लेकिन माँ बाप का दिल था कैसे मानता। और वो लोग फटाफट स्नेहल को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद पुलिस मौका वारदात पर आती है। और अब जो मिसिंग रिपोर्ट थी, मिसिंग रिपोर्ट से मर्डर केस में तब्दील हो जाता है। पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इसके बाद फिर वो पूछताछ शुरू करती है। पोस्टमार्टम में साफ साफ लिखा हुआ था कि जो मौत की वजह है वो दम घुटने से हुई है। इसके बाद पुलिस पूछती है कि क्या स्नेहल का कोई फ्रेंड या बॉयफ्रेंड था। तब घर वाले बताते हैं कि हाँ, उसका एक बॉयफ्रेंड था, हिरेन राठौर। चूंकि ये बात सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ को पता थी, स्नेहल की माँ को ये बात पता थी कि स्नेहल का बॉयफ्रेंड है, लेकिन स्नेहल के पिता को ये बात पता नहीं थी। जब पुलिस हिरेन राठौर को पूछताछ के लिए बुलाती है तब वो बताता है कि 2004 में हमारी फ्रेंडशिप हुई थी और अक्सर मैं घर भी आता था, कल्पना के साथ भी आया हूँ और कल्पना से मिलने भी आया हूँ। लेकिन जब पुलिस पूछती है कि फिर तुम्हारा ये आजकल तुम मिले नहीं कल्पना से, तो वो बताता है कि मैं स्नेहल से एक हफ्ते से नहीं मिला हूँ। कारण ये है कि उनकी लड़ाई हो चुकी थी और लड़ाई की वजह जब पुलिस पूछती है तब हिरेन राठौर बताता है कि एक हफ्ते पहले मैं अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में गया था और वो दोस्त स्नेहल को पसंद नहीं थे। हमारी इसी बात पर लड़ाई हो जाती है और जब लड़ाई होने के बाद हमारे आपस में समझौता होता है तो हम डिसाइड करते हैं कि अब हम काम की वजह से, जो काम का प्रेशर है और जो स्टडी का प्रेशर है, उसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और कम बात किया करेंगे। तब पुलिस पूछती है कि क्या तुम्हारी इस हफ्ते में कोई बात नहीं हुई। तब हिरेन कहता है कि एक हफ्ते से मेरे फ़ोन की जो बैटरी है वो बहुत परेशान कर रही थी, बार बार फ़ोन की बैटरी स्विच ऑफ हो जाती थी, इसलिए मैं तभी फ़ोन ऑन करता था जब मुझे किसी को कॉल करनी होती थी। इसलिए मेरी स्नेहल से इन बिटवीन कोई बात हुई ही नहीं है। हिरेन बताता है कि वो वोल्टास कंपनी में जॉब करता है। 2006 से 2007 तक वो वहाँ पर जॉब कर रहा था और उस दिन भी, जिस दिन स्नेहल का मर्डर हुआ है, उस दिन भी वो अपनी कंपनी में था। जब पुलिस इस बात को क्रॉस चेक करने के लिए जाती है तो वहाँ पर 2-3 लोग ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि हाँ, हिरेन उनके साथ था और वो ऑफिस में ही था। लेकिन उस समय पर, चूंकि बात 2007 की है, अटेंडेंस रजिस्टर हुआ करते थे। जब पुलिस अटेंडेंस रजिस्टर चेक करती है तो देखती है कि सेम उसी दिन का अटेंडेंस रजिस्टर का जो पेज है वो गायब है। अब पुलिस बहुत हैरान होती है कि आखिर ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि सेम डे का अटेंडेंस रजिस्टर गायब हो। लेकिन चूंकि हिरेन के लिए 3-4 लोग ऐसे थे जो बोल रहे थे कि हाँ, वो पूरे दिन ऑफिस में ही था, तब फिर पुलिस वहां से वापस आ जाती है। यहाँ पर स्नेहल का मर्डर वाले दिन से ही फोन गायब था। पुलिस जो है फोन को सर्विलांस में डाल देती है और लगभग एक हफ्ते बाद मोबाइल की लोकेशन ऑन होती है और लोकेशन ऑन होती है एक ग्रोसरी शॉप पर। जब पुलिस वहां जाती है तो जो ग्रोसरी शॉप का मालिक है उससे पूछती है कि तुम्हारे पास ये फ़ोन कहाँ से आया। तब वो मालिक कहता है कि मुझे एक आदमी आया था और वो कहता कि मुझे रास्ते में फ़ोन पड़ा हुआ मिला है और वो मुझे सस्ते दामों में उसको बेच कर चला जाता है। पुलिस उससे उस आदमी का स्केच बनवाती है और वो स्केच लेके अनिल कल्पना के पास जाती है और कल्पना और हिंदू राव गवारे को वो स्केच दिखाती है, लेकिन वो दोनों पहचानने से मना कर देते हैं। और इसी बीच में चूंकि शीतल को भी खबर दे दी जाती है
तो उनकी जो बड़ी बेटी शीतल है वो भी घर आ जाती है। इसी बीच में पुलिस वालों को एक और भी बात पता लगती है कि जो हिंदूराव गवारे हैं और कल्पना गवारे, इनके बीच में आपस में झगड़े भी बहुत होते थे। जब झगड़े का कारण पता चलता है तो पता चलता है कि हिंदूराव गवारे का ही एक रिश्तेदार है अनिल जावलेकर। अनिल जावलेकर के साथ कल्पना के संबंध है, ऐसा हिंदूराव गवारे को डाउट था और इसी करके उनके बीच में झगड़ा होता था। और झगड़ा इतना होता था कि दोनों बेटियों को बीच में आना पड़ता था और वो हमेशा कल्पना को बचाने के लिए सामने आ जाती थी। पुलिस को यहाँ भी डाउट होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिंदूराव गवारे ने ही अपनी बेटी को मारा हो, सिर्फ इस वजह से कि वो हमेशा अपनी माँ को बचाने के लिए सामने आ जाती थी। यहीं से एक बात और भी पता लगती है कि जो बड़ी बेटी शीतल है, शीतल ने एक बार लोकल पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेन भी करवाई थी अपने पिता के खिलाफ कि वो माँ के साथ लड़ाई झगड़ा भी करते हैं और माँ को पीटते भी हैं। तो ये बात जब पुलिस वालों को पता लगती है तो वो हिंदूराव गवारे को भी डाउट में ले लेते हैं और इसके अलावा कल्पना को भी शक के घेरे में ले लेते हैं और कल्पना के साथ साथ वो अनिल जावलेकर को भी शक के घेरे में ले लेते हैं। कारण ये होता है कि उनको लगता है कि हो सकता है कल्पना और अनिल जावलेकर को स्नेहल ने एक साथ देख लिया हो और इसी करके इन दोनों ने स्नेहल को मार दिया हो। या ये भी हो सकता है कि हिंदूराव गवारे ने, चूंकि शीतल को वो कुछ कह नहीं सकता था, वो लंदन में थी, और हो सकता है कि हिंदूराव गवारे और कल्पना में लड़ाई हुई हो और स्नेहल बीच में आ गई हो, इस करके खुन्नस में हिंदूराव गवारे ने स्नेहल को मार दिया हो। अब शक के घेरे में 4 लोग थे, खुद हिंदूराव गवारे, कल्पना गवारे, अनिल जावलेकर और हीरेन राठौर। पुलिस चारों पर शक कर रही थी लेकिन पुख्ता सबूत कहीं से भी नहीं मिल रहे थे। इसके बाद चारों का पॉलीग्राफी टेस्ट होता है, साथ में साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है। पॉलीग्राफी टेस्ट में जो माँ है, माँ क्लियर हो जाती है, साथ में अनिल जावलेकर भी क्लियर हो जाते हैं, लेकिन हीरेन राठौर पर डाउट जाता है और साथ ही हिंदू गवारे पर भी डाउट जाता है। और उसका कारण ये होता है कि दोनों के जो जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या तुमने स्नेहल का मर्डर किया, तो दोनों की जो हार्ट बीट्स हैं या जो बोलने का, जो शब्दों को बोलने का लहजा है, उसमें डाउट जाता है। तो पुलिस वालों को दोनों पर डाउट जाता है, लेकिन चूंकि सबूत नहीं मिलता तो पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं करती है और फाइनली ये केस सीबीआई वालों को दे दिया जाता है। इसके बाद 2007 में ही हीरेन मुंबई से यूएसए चला जाता है हायर स्टडीज के लिए और वहीं पर ही रहने लग जाता है। पुलिस कई बार डाउट करती है लेकिन फ़ोन करके पूछताछ करती है, वो बुला नहीं सकती क्योंकि हीरेन जो है वो यूएसए में होता है। 2010 में हीरेन के फादर की डेथ हो जाती है और अपने फादर की डेथ पर हीरेन जो है वो इंडिया आता है और इंडिया में आने के बाद जब वो सारे कार्यक्रम अपने फादर के कर चुका होता है तो वो पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसके बाद ही पुलिस डाउट में होते हुए हीरेन को अरेस्ट कर लेती है। जब पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो उसके बाद हफ्ते की कस्टडी मांगती है, पूछताछ होती है और पूछताछ के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। लगभग 26 मई 2010 को बेल पर हीरेन को छोड़ दिया जाता है और उसके बाद जब पुलिस हीरेन से पूछती है कि नार्को टेस्ट तुम्हारा करवा लें तो हीरेन मना कर देता है और नार्को टेस्ट से साफ मुकर जाता है। आज तक यही है, 2023 आ चुका है कि ये कहानी आज भी अनसुलझी है। आज तक नहीं पता चला कि ये स्नेहल का कातिल कौन है और ये केस जितनी बार भी सीबीआई कोर्ट में लेकर गई है कि हम इस केस को बंद करना चाहते हैं तो कोर्ट ने मना कर दिया और कोर्ट ने यही कहा कि इन्वेस्टिगेशन कीजिए, जांच कीजिए और कातिल तक पहुंचिए, तब तक ये केस बंद नहीं होगा। तो आज भी ये केस ओपन है लेकिन कातिल का आज भी पता नहीं चला है। तो दोस्तों, ये थी वारदात और ये था एक अनसुलझा सा केस जिसका सुलझना बहुत ज़रूरी है। तो आपका इस वारदात के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई वारदात के साथ। तब तक सेफ रहें,
सुरक्षित रहें।